ना गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परम आई जो कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं हम लोग 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर स्पेशली फॉर बिहार को एग्ज़ाम को लेकर जो 67 प्रीलिम्स होने वाला है उसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। जो उसमें आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2022 करेंगे। हमारा बजट यूनियन बजट जो है 2022-23 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग यूनियन का ही इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे 2022 का। नाउ लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक सर्वे 2022। नाउ recently the economic survey 2021-2022 was tabled in parliament by the finance minister कौन है हमारा? निर्मला सीतारमन। soon after the president's address to both house of the parliament. Now the central theme of this year economic survey is the ugly approach. Not ugly approach, sorry, it's an agile approach. This year's survey uses various examples to highlight the use of satellites and geospatial data to reflect the infrastructure growth in the country. Okay. Now the key point of this economic survey 2021-2022 मेन पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट में क्या है? स्टेबल ऑफ द इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ। तब इसके सॉरी नॉट स्टेबल, इट्स स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक that is GDP growth. Now, Indian economy is estimated to grow by 9.2% in real term in 2021-2022. इतना कि 9.2 के हिसाब से ये ग्रोथ करेगा हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, क्योंकि एक फर्स्ट में जो होता है ना एडवांस एस्टिमेट किया जाता है सब्सिक्वेंट टू ए कंट्रैक्शन ऑफ 7.3% 2020-2021. Now, the gross domestic product (GDP) projected to grow by 8.8 to 8.5% in real term in 2022-2023. अब जो है 2022-2023 में हमारा जो GDP जो ग्रो होगा वो 8 से 8.5 होगा रियल टर्म में। नाउ प्रोजेक्शन कंपेरेबल विथ वर्ल्ड बैंक। आपको वर्ल्ड बैंक कंपेरिजन है एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक से। लेटेस्ट फोरकास्ट ऑफ रियल GDP ग्रोथ बाई of 8.7 and 7.5% respectively for 2022-23। मतलब हर एक जो हमारा जीडीपी जो ग्रोथ होता है ना, जैसे हर एक बैंक जो होता है वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी बैंक हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट करते हैं कि किस कंट्री का कितना ग्रोथ होगा। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन था इंडिया के लिए वो था 8.7%, जहाँ एडीबी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो प्रोजेक्शन था 7.5% जीडीपी किसके लिए 2022-23 के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन, अब आईएमएफ के द्वारा निकाला गया था प्रोजेक्शन, उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो इंडिया का जीडीपी जो प्रोजेक्टेड ग्रो है ना वो 9% इन 2021-2022 एंड 2022 एंड 2023, और उन्होंने क्या बोला कि 7.5% इन 2023 एंड 2024। मीन्स आईएमएफ जो इकोनॉमिक आउटलुक निकाला था उसमें इन्होंने बोला कि जो इंडिया का रियल जीडीपी होगा वो 9% से ग्रो करेगा किसमें 2021-2022 में और 2022-2023 में, जबकि 7.1% मैंने कंट्रास्ट होगा इसका जीडीपी 7.1% से ग्रो करेगा इन 2023 एंड 2024। नाउ which make India the fastest growing major economic in the world for all 3 years. मीन्स टोटली 3 years में जो हमारा इंडिया है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक बन जाएगा। कब? 2021, 2022 एंड 2023, क्योंकि इन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया था 9% का ग्रोथ किया। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सस्टेनेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड राइजिंग एक्सपोर्ट earning will provide an adequate buffer against possible global liquidity tampering in 2022-23। जीडीपी हमारा इंक्रीज भी कर सकता है, टेम्पर भी हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। डिपेंड किस पे है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सस्टेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया में
टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नाउ टेपरिंग क्या होता है? क्योंकि इसमें एक वर्ड आया हुआ है टेपरिंग। तो टेपरिंग इज थ्योरेटिकल रिवर्सल ऑफ द क्वांटिटेटिव ईजिंग QE policy which are implemented by the central bank and intended to stimulate the economic growth। हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, ये GDP को कितना ग्रोथ कराना है, कितना लो रखना है और कितना प्रोजेक्शन है ना, उसके हिसाब से ये प्लानिंग करती है। जैसे कभी हम सुनते होंगे कि SLR को इंक्रीज कर दिया गया तो SLR को डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया गया तो बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया गया। ये डिपेंड करता है किस पे? GDP के अकॉर्डिंग। नाउ द फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? वो तो ग्रोथ रेट हो गया। और फिजिकल डेवलपमेंट सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी हैज कंटेन्ड द फिजिकल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू नवंबर 2021 एट 46.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स। नाउ ये क्या बोलता है? जो सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन है ना, वो कितना एक्सपेंडिचर पॉलिसी से जो फिजिकल डेफिसिट कितना होगा अप्रैल से नवंबर तक, वो बोला गया था कितना? 46.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट। नाउ द रेवेन्यू रिसीव्ड जो होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रैल टू नवंबर 2021 हैव गॉन अप बाई 67.2% ईयर ऑन ईयर। मानी इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो 67.2% इंक्रीज होगा ईयर बाई ईयर में। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना होगा? 9.6% एज पर द बजट एस्टिमेट्स। नो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड, ये क्या होता है? तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर है, ए ग्रोथ ऑफ ओवर 50% ड्यूरिंग द अप्रैल टू नवंबर 2021 इन ईयर ऑन ईयर टर्म्स। नाउ दिस परफॉर्मेंस इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ 2019-2020। ये एक जो स्ट्रॉन्ग कंपेरेबल प्री पेंडेमिक लेवल में है उसका 2019 और 2020 के अकॉर्डिंग। नाउ द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रिसीव्ड बजट, माने रिसीव्ड बजट के अलावा, which in turn is a part of the annual financial statement of the union budget, जो कि एनुअल बजट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। नाउ ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2021 कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ग्रोन बाय 13.5% ईयर ऑन ईयर with focus on infrastructure intensive sectors. With the enhanced borrowing on account of COVID-19, the central government debt has gone up। कितना हो जाता है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट है वो कितना इंक्रीज कर गया? 49.1% ऑफ GDP इन 2019-22 टू 59.3% ऑफ GDP इन 2020-2021, बट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो ए डिक्लाइन ट्राजेक्टरी विद द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या बोल रहा है कि जब मेरा 2019 में कोविड आया था, उस टाइम पे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट जो है ना, वो इंक्रीज कर गया था कितना से? 49.1% ऑफ GDP इन 2019-20 टू इंक्रीज कितना हुआ था? 59.3%। किसमें? 2020 टू 2021। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिक्रीज होगा कब? जब हमारा इकोनॉमी जो है ना वो रिकवर करेगा। नाउ बायोंड टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये क्या बोला? हैव क्रिएटेड ए हेड रूम फॉर टेकिंग अप एडिशनल फिजिकल पॉलिसी इंटरवेंशन। मतलब क्या है कि जो टैक्स रेवेन्यू होगा ना, उसमें क्या होगा? ये इंटरफेरेंस करेगा फिजिकल पॉलिसी में। नाउ स्ट्रेसिंग द नीड टू कंटिन्यू द फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, it has indicated that the government is on course of achieving the fiscal deficit target of 6.8% of GDP of the current year। मीन्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जब हम लोग एक्सपेंडिचर को लो कर लेते हैं तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो भी डिक्रीज करता है। जब हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो हम किसी और पर्पस में इसको इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो फिजिकल डेफिसिट लो होगा। नाउ एक्सटर्नल सेक्टर, हमने क्या देख लिया? ग्रोथ रेट देख लिया, फिजिकल डेफिसिट देख लिया। अब आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे। इंडियाज मर्केंटाइल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स रिबाउंड स्ट्रांगली एंड सरपास्ड प्री कोविड लेवल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये क्या बोला कि जो जिस टाइम पर कोविड का जो प्रकोप था, उसके बाद जब कोविड का लेवल जो घट रहा है, उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो रिबाउंड करेगा स्ट्रांगली।
as the COVID-19 level got suppressed. Now, there was significant pickup in the net service with the both receipt and payment. ये भी इसमें एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जब हमारा कोविड का लेवल घटेगा तो जो हमारा सिग्निफिकेंट पिकअप होगा किसमें, नेट सर्विस में, रिसीप्ट एंड पेमेंट बोथ में, डिस्पाइट द वीक टूरिज्म रेवेन्यू। और ये भी हम जानते हैं कि इस प्री पेंडेमिक में हमारा टूरिज्म का जो सेक्टर है ना वो सबसे लॉस में है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में सारे बाउंडेशन हो गए थे तो टूरिज्म सेक्टर डेवलप नहीं किया ना, क्योंकि टूरिस्ट सेक्टर भी एक जरिया है रेवेन्यू कलेक्शन का। इसमें जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द नेट कैपिटल फ्लोज वेयर हायर एट यूएसडी मीन्स डॉलर जिसको बोलते हैं 65.6 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 on account of continuing inflow of foreign investment, revival in the net external commercial borrowing, higher banking capital and additional special drawing rights allocation। जो नेट कैपिटल फ्लो है ना वो कितना हाई पर रहेगा, था जो 65.6 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021-2022। उसके बाद जो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होगा ना बैंकिंग कैपिटल के लिए, वो स्पेशल ड्रॉइंग लाइन एलोकेशन भी किया गया उसके बाद। नाउ एट द एंड of the 2021, India was the fourth largest forex reserve holder in the world after China, Japan and Switzerland। फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व होल्डर है इंडिया। और ये भी आप जानते होंगे कभी श्रीलंका में जो क्राइसिस है ना उसमें एक मेजर की रोल ये भी है, फॉरेस्ट रिजर्व श्रीलंका के पास बहुत लो था। नाउ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, द लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन इन द सरप्लस। सिस्टम में हमेशा लिक्विडिटी क्या है, अधिक। रेपो रेट वाज मेंटेन एट 4% इन 2021-2022। रेपो रेट अभी मैं बोला कि रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, फिजिकल डेफिसिट के बारे में हो गया, जीडीपी के ग्रोथ के बारे में जो भी होता है ना प्लानिंग करता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटूक वेरियस मेजर्स सच एज G-Secs एक्वाइजेशन प्रोग्राम एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टू प्रोवाइड फर्दर लिक्विडिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना अपने कंट्रोल में रखता है सारे लिक्विडिटी को फ्लो कब कराना है, लिक्विडिटी को कंट्रोल कब करना है, लॉन्ग टर्म में कब रेपो रेट को ऑपरेशन करना है, ये सारा डिपेंड किस पे करता है, प्लानिंग कमीशन पे, सॉरी नॉट अ प्लानिंग कमीशन, प्लान्ड बाय द आरबीआई। नाउ द इकोनॉमिक शॉक्स ऑफ द पेंडेमिक हैज बीन विदआउट वेल बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। कैसे कैसे इकोनॉमिक शॉक लगा, यस, बैंक क्रेडिट ग्रोथ accelerated gradually in 2021-22 from 5.3% in the April 2021 to 9.2% as on the 31st December 2021। जो बैंक का क्रेडिट था ना ग्रोथ जो एक्सेलरेट किया ग्रेजुअली, कितना 5.3% से 9.2%। नाउ द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स डिक्लाइन कितना किया 11.2% एट द एंड ऑफ 2017-18 से 6.9% एट द एंड ऑफ 2021। मीन्स जो नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो था ना, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए वो डिक्लाइन कर गया 11.2% से 6.9% पे। नाउ नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 6.6% टू 2.2% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। नाउ कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो ऑफ CBS continued to increase from 13% in 2013-14 to 16.54% at the end of September 2021. Now, the return on assets and return on equity for a public sector bank continue to be positive for the periods ending September 2021। एक सही है, एक सिंगल ये जो सिग्नल है पॉजिटिव में रहना किसके लिए मिलने, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कंटिन्यू किया है सितंबर तक में। नाउ द एक्सेप्शनल ईयर फॉर द कैपिटल मार्केट, रुपीज 89,066 करोड़ वाज रेज्ड वाया 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। मीन्स अभी आप सुने होंगे कि LIC का भी IPO निकाला गया था। वो मेन पर्पस क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो है ना, कुछ पोर्शन हम लोग किसी भी बैंक हो गया या किसी भी सेक्टर को हम लोग IPO में लॉन्च कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, और उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना हम लोग अपना जो डिफिसिट है उसको इंक्रीज लो करने में
हम इन्वेस्ट करते हैं। नाउ विच इज मच हायर देन द एनी ईयर ऑफ द लास्ट डिकेड, जो कि लास्ट डिकेड का सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हम लोगों ने आईपीओ को लॉन्च किया था। नाउ प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, द एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI combined inflation moderated to 5.2% in 2021-22 from 6.6% in the corresponding period of 2021-2021. Decline in the retail inflation, that is CPI, was led by erasing the food inflation. Food inflation averaged at a low of 2.9% in 2021-2022. जो डिक्लाइन किया ना हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जैसे CPI, उसमें क्या जब डिक्लाइन करता है ना, जब हमारा कोई भी रिटेल इन्फ्लेशन, तो फूडिंग जो प्राइसेस है ना, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स का जो फूड आइटम होते हैं, उसमें क्या होता है, वो फूड का इन्फ्लेशन हो जाता है, जो कि लो पे चला जाता है। नाउ इफेक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट केप्ट प्राइस ऑफ द मोस्ट इसेंशियल कमोडिटी अंडर कंट्रोल। जो भी मैंने इसेंशियल कमोडिटी था ना, उसको अंडर कंट्रोल में रखा गया था। नाउ द प्रोएक्टिव मेजर्स वर टेकन टू कंटेन द प्राइस राइज इन द पल्स एंड एडिबल ऑयल्स। ये भी ध्यान में रखते हुए जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो हर एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज करने लगता है, तो उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान लॉन्च करते हैं, बेनिफिट्स लॉन्च करते हैं, स्कीम लॉन्च करते हैं। नाउ रिडक्शन इन द सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सब्सिक्वेंट कट्स इन द वैल्यू एडेड टैक्सेस बाय मोस्ट स्टेट्स हेल्प्ड ईज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। और ये भी आप जानते होंगे कि इस टाइम पे क्या हुआ था कि जब भी हमारा कोई इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है ना, तो पेट्रोल का भी प्राइस इंक्रीज कर जाता है, डीजल का भी प्राइस इंक्रीज कर जाता है। तभी हम देखे थे कि जो वैट टैक्सेस होता है, वैल्यूएबल एडेड टैक्सेस, जो डिफरेंट स्टेट्स थे ना, वो लो किए थे, अपना डिक्रीज किए थे, और सेंटर भी डिक्रीज किया था। अभी कुछ दिन पहले का भी बात है। होलसेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि 12.5% इंक्रीज हुआ था, किसमें 2021-2022 में, जो कि क्या एट्रीब्यूट कर रहा है, लो बेस इन द प्रीवियस ईयर, पिकअप इकोनॉमिक एक्टिविटी, sharp increase in the international price of the crude oil and other inputs and high freight cost। जब होलसेल इन्फ्लेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, और क्या क्या इसमें कंडीशन किस पे इंक्रीज करने का आता है, जैसे लो बेस प्राइस प्रीवियस ईयर का हो गया, पिकअप हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस किसमें, कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, हाई फ्राइट कॉस्ट हो गया। नाउ जो डिफरेंस बिटवीन है ना CPIC एंड WPI, दैट इज, तो WPI एंड CPI क्या बोलते हैं, CPI बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड WPI बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या डाइवर्जेंस होता है दोनों के बीच में, वो देखते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या हुआ, पिक्ड टू 9.6% पॉइंट्स इन May 2020। However, in 2021, there was a reversal in divergence with retail inflation falling below wholesale inflation by 8% point in December 2021। डाइवर्जेंस कैन बी एक्सप्लेन बाई द फैक्टर, क्या क्या डाइवर्जेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, डाइवर्जेंस जो है किसके किसके बीच में, CPI और WPI के बीच में। तो कौन कौन सा फैक्टर है, वेरिएशन ड्यू टू द बेस इफेक्ट्स, बेस इफेक्ट में वेरिएशन अगर हुआ तो, डिफरेंस इन स्कोप एंड कवरेज ऑफ द टू इंडिसेस, ठीक है, प्राइसेस एक कलेक्शन, जो प्राइस का कलेक्शन अगर डिफर किया तो, आइटम कवर, कितने आइटम कवर किया जा रहा है, डिफरेंस इन कमोडिटी वेटेज, माने किस कमोडिटी को कितना वेटेज प्रोवाइड किया जा रहा है, WIP बिंग more sensitive to the cost push inflation led by the imported inputs, with the gradual waning of base effect in WPI, the divergence in CPIC and WPI is also expected to narrow down, क्योंकि उसको भी एक्सपेक्ट किया था को narrow down हो जाए। नाउ आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसमें क्या इकोनॉमिक सर्वे में ये रहा, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में मेनली हम यही इसीलिए पढ़ते हैं ना कि क्या था क्या है, मतलब जो पिछला ईयर का जो बजट था, जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, उसमें से कितना हमने कवर किया और कितना उसमें से रह गया, और इस ईयर के बाद हम लोग कितना कवर करेंगे, कितना हमारे पास बेनिफिट्स है, चाहे कितना हम क्रेडिट में है, चाहे कितना हम रेवेन्यू लॉसेस में, वो सब सारा चीज़ हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।